हेलो बच्चों, वेलकम अगेन ऑन फिजिक्स बाय श्री राम सर. सो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स और हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में कुछ बात करी थी प्रीवियस लेक्चर में एंड वी डिस्कस्ड 1 or 2 क्वेश्चंस. नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ एंड दिस इज द old example of NCERT, but we will discuss it because there is a question in back exercise based on it and it is also important for अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स. तो बच्चों इसमें हम चलते हैं. क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिए. कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस. तो बेटा एक लॉ हमने पढ़ा है कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ क्या बताता है भाई? कूलॉम्स लॉ क्या बताता है? ये बताता है हम लोगों को कौन सा फोर्स क्या कैलकुलेट करते हैं इसकी हेल्प से. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में कैलकुलेट करते हैं भैया? तो ये कहता है भाई आप मेरे लॉ का यूज करके पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हो. पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं बेटा? प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बताया था कि बीच का जो सेपरेशन है वो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के जो साइजेज हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए. अच्छा, सिमिलरली न्यूटन साहब जो आए थे तो न्यूटन साहब ने हमें बताया था, न्यूटन्स लॉ दिया था ग्रेविटेशन के ऊपर. तो न्यूटन्स लॉ जो है वो हमें बताता है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमें न्यूटन्स लॉ से पता चलता है. क्या हर हमेशा निकाल सकते हैं? जी नहीं. पॉइंट मास होना चाहिए, जैसे यहाँ पॉइंट चार्ज होना चाहिए ऐसे ही यहाँ पे भी पॉइंट मासेज होनी चाहिए. और मोर बेटर होगा, बहुत ही अच्छा होगा अगर ये हमारे पास में स्टेशनरी हो, धीरे धीरे मूव कर रहे हो, या फिर बहुत ही अच्छा होगा अगर ये कंप्लीट रेस्ट में हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर. तो ये है. अब इन्होंने बोला कि भाई 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है K Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन R स्क्वायर. इन्होंने बोला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 2 पॉइंट मासेस के बीच में वो होता है G M1 M2 बाई R स्क्वायर. आप मोड हटा भी सकते हैं, रिलेटिव डायरेक्शन आएगी जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था. प्लस माइनस बताता है बेटा रिलेटिव डायरेक्शन को, माइनस बताता है अट्रैक्टिंग एंड प्लस बताता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिपल्सिव डायरेक्शंस. तो ये इन्होंने हमें फॉर्मूलाज दी. अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोई मास और चार्ज कोई अलग से नहीं होते हैं. एक्चुअल में जिन पार्टिकल्स के पास मास होता है उन्हीं के ऊपर चार्ज भी होता है. ऐसा नहीं चार्ज सबके ऊपर होता है, लेकिन चार्ज ऐसा नहीं होगा कि चार्ज बिना मास के पॉसिबल है. जैसे अगर मैं 3 पार्टिकल की बात करूं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है और चार्ज भी है, प्रोटॉन के पास मास भी है और चार्ज भी है, न्यूट्रॉन के पास सिर्फ मास है, चार्ज नहीं है. तो कोई बात नहीं, मास तो है ना, लेकिन जिनके पास चार्ज है उनको देखो जरा. तो जिनके पास चार्ज है उनके पास मास ज़रूर है. तो उनके पास मास है तो मास की वजह से उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. और चार्ज की वजह से लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इन्होंने हमसे बोला है दोनों फोर्स में इनवर्स स्क्वायर का डिपेंडेंस चलता है. मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी आपका पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी 2 पॉइंट मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. बहुत ही सिमिलरिटी है. एक बस अच्छी सी डिसिमिलरिटी ये है कि मासेस तो हमेशा एक ही टाइप के होते हैं, प्लस के ही होते हैं.
लेकिन चार्ज तो प्लस माइनस दो टाइप का होता है। चलिए जी आगे चलते हैं, बीच में एक पेज ऐड कर ले, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने जा रहा है। चलिए जी, तो ये हमने यहाँ तक देख लिया। आगे ये कह रहे हैं कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, फर्स्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड सेकेंड फॉर टू प्रोटॉन्स। तो इन्होंने हमसे कहा कि भाई फोर्सेस जो हैं वो एक ही टाइम पे लगते हैं, कोई अलग अलग तो लगते नहीं है। देखिए आप कैसे, ये दो पार्टिकल लिए मैंने, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मास को मैं बोल रहा हूँ me और प्रोटॉन का मास को मैं बोल रहा हूँ mp। तो भाई दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो लगेगा ही, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये इनके बीच में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। पर चार्ज भी तो इनके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है -e और प्रोटॉन के पास होता है +e। तो अपोजिट चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेंगे। बेटा मैं एरो थोड़ा लंबा क्यों बनाया बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फोर्स का, क्योंकि अभी आप देखोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ा आएगा। इनके बीच का डिस्टेंस r है। तो चलिए, तो ऐसा नहीं होता कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो उस टाइम पे ग्रेविटी नहीं लगेगा। मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑलवेज ही अट्रैक्टिव होता है, ये वाला फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल, क्योंकि मास आपका दो टाइप का तो होता नहीं है, तो ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। और मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव डायरेक्शन, अट्रैक्टिव के केस में जो रिलेटिव डायरेक्शन होती है फोर्स की, कि m1 पे m2 के रेस्पेक्ट में और m2 पे m1 के रेस्पेक्ट में, तो जो रिलेटिव डायरेक्शन होती है उसको बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन से। और जब फोर्स रिपल्सिव होता है तो प्लस साइन से रिलेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों ही केस में ग्रेविटी तो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो इसमें तो रिलेटिव डायरेक्शन हमेशा माइनस ही आएगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्टिव है क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे तो दोनों का ही रिलेटिव डायरेक्शन नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स को लिखूँ तो मैं यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा K Q1 मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, -e Q2 प्रोटॉन का चार्ज +e और बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आया मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में वो आ गया -KE²/r², फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं लिख रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये होगा G प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास r²। अब यहाँ पे रिलेटिव डायरेक्शन क्या आएगा, तो ये भी अट्रैक्टिव है, तो ये माइनस यहाँ लगा देंगे। कई बच्चे सोचेंगे माइनस क्या आ गया, तो दिस रिप्रेजेंट दोनों ही जगह पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये माइनस शो कर रहा है अट्रैक्शन। बेटा रिलेटिव डायरेक्शन का कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से क्लियर किया था मैंने कि ये रिलेटिव डायरेक्शन है, मतलब दोनों फोर्स दोनों की डायरेक्शन माइनस लिख रहे हैं, जबकि आपको साफ दिख रहा है कि एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है। लेकिन प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हैं, कूलॉम्स लॉ का फर्स्ट लेक्चर, उसमें अगर आप सोचो तो ये फोर्स राइट में लग रहा है तो इसका प्लस होना चाहिए, तो इसका माइनस होना चाहिए, बट हम तो दोनों ही ग्रेविटी फोर्स को माइनस से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक रिलेटिव डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है और एक होता है एब्सोल्यूट डायरेक्शन, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्लियर किया है, आप उसमें देख सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स का आ गया हमारे पास -g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन r², सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे इन फोर्सेस को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने का तरीका है रेशियो लेना। तो मैं फर्स्ट में सेकेंड का डिवाइड कर देता हूँ और मुझे मैग्नीट्यूड्स का रेशियो लेना है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और ग्रेविटी फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसका मुझे रेशियो लेना है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए मुझे फोर्स की स्ट्रेंथ को चेक करना है, ना कि उसकी डायरेक्शन को।
जब आप फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। के का वैल्यू हमने डाला 9 इंटू 10⁻⁹, ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन यहाँ पे ई स्क्वायर है तो एक और बार लिखना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इलेक्ट्रॉन का मास, तो इन्होंने हमसे कहा है कि भाई आप इलेक्ट्रॉन का मास ये ले 9.11 10⁻31 और प्रोटॉन का ले 1.67 10⁻27। तो चलिए जी, इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 10⁻31, प्रोटॉन का मास 1.67 10⁻27, सारे हमने ऐसा यूनिट में डाले। बेटा फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। नीचे भी फोर्स है न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो ये रेशियो यूनिट लेस नंबर आएगा। तो आप यूनिट की टेंशन ना करें, ये एक्चुअल में ये जो रेशियो है ये दो फोर्सेस का रेशियो है। दिस इज द यूनिट लेस नंबर। व्हाई? बिकॉज रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, ये दो फोर्सेस का रेशियो है, तो ये एक यूनिट लेस नंबर आएगा। चलिए जी, फोर्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालें, तो आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं बेटा बैठ के। और ये जो रेशियो आएगा हमारे पास है अप्रॉक्सीमेटली 2.4 इंटू 10⁻39 के आसपास आएगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है? सॉरी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ से मुझे एक ही बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है इनके बीच में, इस समय दो फोर्स यहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा है ग्रेविटी फोर्स से। मतलब अगर ये वाला फोर्स 1 न्यूटन है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 10⁻39 न्यूटन, इतना बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एटम, मॉलिक्यूल या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लेवल पे जब चले जाते हो तो वहाँ पे उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना बहुत कम लगता है, जो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिकल फोर्सेज होते हैं उनके कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्सेज बहुत कम होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेज ज़्यादा तब होते हैं जब मासेस बड़े होते हैं, जब प्लैनेट्स होते हैं, बड़ी साइज बॉडी होती है, जैसे अर्थ है बहुत बड़ी है तो अच्छा खासा फोर्स लगाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये फोर्स तो बहुत ही कम आएगा। कौन सा वाला? ग्रेविटी फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज वेरी मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो ये बहुत ही बड़ा है। अब इन्होंने हमसे आगे कैलकुलेट करवाया कि एक तो आप इलेक्ट्रॉन के लिए करिए, आप एक प्रोटॉन के लिए करिए। तो बेटा जी अगर प्रोटॉन के लिए करते हैं जी स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। यहाँ पे हम प्रोटॉन के लिए जब निकालेंगे, प्रोटॉन पेयर के लिए, तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे बराबर ही होता है, बस यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन ही आ जाएगा। ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स मास ज़्यादा होता है प्रोटॉन का, तो जो रेशियो है वो 2000 टाइम्स ऑलमोस्ट कम हो जाएगा। तो इस केस में जो रेशियो आता है हमारे पास वो 1.3 इंटू 10⁻36 आता है। बट ये भी हमें यही समझा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज वेरी मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो मुझे तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि जब हम एटम मॉलिक्यूल के लेवल पे जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम लगता है इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में कि उसको कंसिडर करना है नहीं चाहिए, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आती है, एट एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स, सब एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स, और यू कैन से फॉर एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is very much greater than gravitational force
so we can neglect gravitational force। तो बेटा जब यहाँ पे स्टूडेंट्स एटम और इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे बात करते हैं तो ग्रेविटी को फोर्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे अर्थ है और अर्थ के ऊपर मान लो कि एक बड़ी मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, वो तो अर्थ उसको खींच रही है, तो अर्थ तो बहुत बड़ी है, तो ये तो अच्छा खासा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स को नेगलेक्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। कहाँ करेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में बात हो रही है, वहाँ पे ग्रेविटी फोर्स को बहुत ही कम लगेगा, तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऊपर हमसे सेकंड पार्ट इन्होंने क्या पूछा है, तो इन्होंने इस क्वेश्चन का हमसे सेकंड पार्ट पूछा है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो यहाँ पे ये वाला फोर्स कि इन पार्टिकल्स के बीच में सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की बोल रहे हैं ये, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है इनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है उनकी वजह से इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन के बी पार्ट पे आ गए हैं। तो भैया थोड़ी देर के लिए ग्रेविटी फोर्स को हटा दो, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से पूछा है। तो एक्सेलरेशन जो है वो होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लगता है या किसी पर्टिकुलर फोर्स की वजह से पूछा तो उसका निकालेंगे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू तो सेम ही आएगा, लेकिन एक्सेलरेशन की बात करें तो मुझे अगर एक्सेलरेशन निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो मैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से निकालना है तो मैं लिखूंगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू निकालते हैं के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से, तो उन्होंने हमसे बोला है क्वेश्चन में कि भाई आप जो आर का वैल्यू है वो 1 एंगस्ट्रॉम लीजिए, 10⁻⁻10 मीटर। तो स्टूडेंट्स जब हम आर का वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम लेते हैं 10⁻10 मीटर, क्योंकि एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल है तो फास्ट कर रहा हूँ, और आप ये सारे वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, के का वैल्यू, ई का वैल्यू, आर का वैल्यू, तो ये फोर्स हमारे पास जो आता है इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 2.3 × 10⁻⁸ न्यूटन के आसपास आता है। अब जब मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ा इलेक्ट्रॉन का, तो मैं लिखूंगा ये फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, तो ये लग रहा है 2.3 × 10⁻⁸ न्यूटन डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 × 10⁻31 kg। तो ये एक्सेलरेशन जो है इसका वैल्यू जो आता है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 × 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। दिस इज वेरी लार्ज। अगर बच्चों में इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो प्रोटॉन, इनके बीच में जो प्रोटॉन जो और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा वो तो बहुत छोटा लगेगा, पर चलो अर्थ तो बड़ी ऑब्जेक्ट है ना, अर्थ तो बड़ी ऑब्जेक्ट है। अगर मैं अर्थ जो है, मैं एक काम करूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बना रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन है -e चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है भी, और ये बेटा प्रोटॉन है, चार्ज है +e और मास। अब ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल फोर्स से खींच रहे हैं, ये तो हुआ इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये प्रोटॉन है तो इसको खींच रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे मैं यहाँ पे दो फोर्स बना रहा हूँ। एक तो मैं बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स जो प्रोटॉन लगा रहा है, जो 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे है। दूसरा फोर्स मैं बना रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो प्रोटॉन लगा रहा है वो नहीं बना रहा, क्योंकि प्रोटॉन तो बहुत कम लगाएगा, अर्थ तो बहुत बड़ी है ना, तो अर्थ जो लगा रही है वो बना रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स में मास का डिवाइड कर देता हूँ, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक वाला, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से आएगा, जो कि ऑलमोस्ट 10⁻22 आ रहा है। और अगर मैं इस ग्रेविटी फोर्स में इस इलेक्ट्रॉन के मास का डिवाइड कर दूं जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा वो g आएगा, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के मास में, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटी फोर्स लगता है उसमें अगर उसके मास का अर्थ की वजह से जो लगता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसमें उसका मास का डिवाइड कर दे तो एक्सेलरेशन g सेम आता है। अर्थ जो है छोटी बड़ी सब ऑब्जेक्ट पे g 10 ही लगाती है, ये आता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सोचो अर्थ से ज़्यादा तो ग्रेविटी फोर्स कौन लगाएगा, तो अर्थ अगर इस इलेक्ट्रॉन
ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे एक तो प्रोटॉन फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, अर्थ लगा रही है ग्रेविटी। तो अर्थ जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है वो कितना एक्सेलरेशन डेवलप कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और प्रोटॉन जो इसको खींच रहा है ना इधर वो कितना कर रहा है 10 की पावर 22। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो इतना ज़्यादा है इससे कि हम लोग इस ग्रेविटी फोर्स को नेगलेक्ट ही कर दें तो अच्छा है। इसका मतलब यानी ये लास्ट टाइम भी आपको यही बोला कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम मॉलिक्यूल लेवल पे जाते हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप ग्रेविटी फोर्स को नेगलेक्ट कर सकते हो। नॉट ओनली आप केवल उन दो पार्टिकल्स के बीच का ग्रेविटी फोर्स नेगलेक्ट कर सकते हो, बल्कि अर्थ का भी नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अर्थ भी कितना एक्सेलरेशन दे रही है 10। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पे, ये जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन है, तो अब भाई प्रोटॉन ही जब इतना ज़्यादा लगा रहा है तो बाकी चार्ज तो प्रोटॉन से ज़्यादा ही वाले होंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो उस समय जो ग्रेविटी फोर्स लगता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू जी, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, इसकी बात ही मत करिए, क्योंकि ये जो ग्रेविटी फोर्स आएगा ये ग्रेविटी फोर्स बहुत छोटा होगा इस इलेक्ट्रिक से। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा ये बहुत छोटा होगा इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन से। तो इस क्वेश्चन का मेनली मतलब हमें यही समझाना है कि भाई ये बहुत इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उन पे इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटी फोर्स से इतना ज़्यादा पावरफुल होता है वैल्यू वाइज कि वो जो एक्सेलरेशन डेवलप करता है वो उसके मुकाबले ग्रेविटी कुछ नहीं करता। तो ग्रेविटी को नेगलेक्ट कीजिए। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट्स बड़ी है, जैसे उनका जो मासेज है, ड्रॉप्स है, जैसे मान लो कि ये अर्थ है और यहाँ पे कोई m मास की ऑब्जेक्ट है, मास ग्राम में है, किलोग्राम में है, मिलीग्राम में है, मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट जो बहुत सारे एटम से मिलकर बनती है, तो वहाँ पे अगर अर्थ ग्रेविटी लगा रही है तो उसको हम कंसिडर करेंगे, उसको कंसिडर करिए आप। लेकिन अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल है जिनका मास कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम मॉलिक्यूल, उन पे अगर ग्रेविटी फोर्स भी लग रहा है और इलेक्ट्रिक भी लग रहा है तो ग्रेविटी को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिकल का इफेक्ट ही डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा, वही मोशन को अच्छे से डोमिनेट करेगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालना तो ये लगा दिया। अगर मुझे ये जो प्रोटॉन है इस पर कितना एक्सेलरेशन लगेगा, तो प्रोटॉन पे जो लगेगा वो फोर्स ऑन प्रोटॉन। अब भैया फोर्स तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे जितना लगाएगा प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन पे इतना लगाएगा, तो फोर्स तो सेम ही लगेगा, लेकिन मास अब की बार प्रोटॉन का लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोटॉन का निकाल रहे हैं। तो फोर्स सेम है बट मास प्रोटॉन का ज़्यादा है तो ये कम आएगा, सीधी सी बात है, ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स कम आएगा। तो इसका वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया और आपको अच्छे से समझ आया होगा इस क्वेश्चन का मतलब कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अल्टीमेटली देखो, सीधी सी बात ये है कि अगर मैं एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों, लास्ट लाइन, नेट फोर्स इक्वल टू ma होता है। तो किसी का भी एक्सेलरेशन निकालना है तो नेट फोर्स में डिवाइड करते हैं मास का। अब मान लो इस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक भी और ग्रेविटी भी, तो एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स ग्रेविटी फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाई मास कर देता हूँ इसका, तो मास पूरे में डिवाइड किया, अलग अलग कर देता हूँ। अब ये तो आया 10 की पावर 22 और ये आया 10, मान लो अर्थ भी लगा रही है तो भी ये मान लो 10 आ गया, तो 10 की पावर 22 में 10 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ग्रेविटी का इफेक्ट बेटा नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब एटम इलेक्ट्रॉन लेवल पे चले जाते हो तो ग्रेविटी फोर्स को नेगलेक्ट करो। ग्रेविटी फोर्स कंसिडर होता है जब हमारे पास जैसे ऑयल ड्रॉप, वाटर ड्रॉप और हेवी ऑब्जेक्ट्स होती है, वहाँ पे ग्रेविटी फोर्स अच्छे से हमें कंसिडर होता है, जिनका मासेस ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम्स में होता है, और कोई बड़ा ऑब्जेक्ट, बड़ा प्लानेट वहाँ पे जैसे अर्थ है वो फोर्स लगा रहा होता है। तो आई थिंक आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।